हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी किया होगा और थोड़ा बहुत लगातार रिवाइज करते चलो तो अपना काम थोड़ा सा है वो बैठ जाएगा बच्चों। लास्ट वाला वीडियो जो अपन ने डिस्कस किया था वो विस्थापन धारा पे था। चैप्टर ध्यान में रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पता चले तुम चैप्टर ही भूल जा रहे हो, है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर है अपने पास में। विस्थापन धारा लास्ट वाला टॉपिक था जो अपन ने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। विस्थापन धारा की परिभाषा दिमाग में रखोगे। विस्थापन धारा का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी वाला याद रखोगे। इसके बाद में एम्पियर मैक्सवेल का नियम जो था या एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुल मिलाकर के मैं ये बोलूँगा कि मैक्सवेल के वो जो चारों समीकरण है ना वो याद रख लेना। वैसे भी वो नियम है आपकी किताब के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। 3 पहले से आ चुके हैं, चौथा आपने बनाना है, काम बैठ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 2 तो गाउस के नियम ही थे बच्चों, तीसरा फैराडे का था, चौथा एम्पियर का था। एम्पियर में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण बन जाता है। यही तो थी रामायण। अरे इतनी थी, समझ में आया गुलशन? अरे लास्ट वाला वीडियो देखा था ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। आज का जो वीडियो है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इस वाले वीडियो में अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को भी डिस्कस करेंगे। आरबीएससी की बात करते हैं। आरबीएससी के अंदर ये सिंपल सा सवाल आता है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखें या विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 गुण लिखें। ये सिंपल सा सवाल एक आता है। एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या तो आज इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल भी एक छोटा मोटा आ सकता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हमने पहले पढ़ी है, क्या हम इन्हें जानते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, आप इन्हें पहले से जानते हैं। अगर आपने क्लास 10th पढ़ी है और 10th में आपने प्रकाश पढ़ रखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है प्रकाश? अरे पढ़ा है देवताओं, मेरे को पता है ना। लाइट वाला चैप्टर था वहाँ पे, 2 लाइट के चैप्टर हैं वहाँ। तो प्रकाश जो है बच्चों वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात ध्यान में रखना। तो जितनी आपने प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, जितनी भी पढ़ी हैं, है ना, कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये सारा का सारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में हो सकता है नहीं, होता ही है इवन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जो आपने प्रकाश के लिए गुण पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे गुण आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल पहले से बैठ जाना चाहिए कि भैया प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। मेरी बात समझे? तो वहाँ से एक चीज़ आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपने 12th को अच्छे से पढ़ा है, 12th के चैप्टर्स को तरीके से समझा है, तो चैप्टर नंबर 1 में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा पॉइंट आया था। आवेश पढ़ा है आपने? आवेश पढ़ा है। आवेश के गुणधर्म इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर भी कहा है मैंने कि आवेश के गुणधर्म जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, है ना। तो आवेशों के गुणधर्म में आपने पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ा होगा या विकिरणों को पढ़ा होगा। क्या होता है वो देखो, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, इस चीज़ को हमने पहली बार जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था बच्चों कि अगर आवेश जो है वो क्या है, स्थिर हो, ठीक है, आवेश क्या हो, स्थिर हो, तो वह स्थिर आवेश जो है मात्र और मात्र किसको उत्पन्न कर सकता है? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर यही आवेश गतिमान हो, यही आवेश क्या हो, गतिमान हो बच्चों, चल रहा हो, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है? गतिमान आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और ये हमने पढ़ रखा है ना। 4th चैप्टर के अंदर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये अपन को पता है। तो अगर आवेश गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, ये गति जो है वो नियत गति है, इसका मतलब v जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आवेश नियत गति से या नियत चाल से गतिमान होता है तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ध्यान में रखना। ऐसे ही वापस से इस समय भी आवेश गतिमान है,
नेक्स्ट वाला सिनेरियो, थर्ड नंबर का सिनेरियो आप कह सकते हैं, आवेश अभी भी गतिमान ही है लेकिन उसकी गति जो है वो नियत नहीं है, उसकी जो चाल है वह नियत नहीं है। अगर चाल नियत नहीं है तो हम बोलते हैं उसकी गति या तो होगी त्वरित, त्वरित मतलब जिसकी चाल समय के साथ में चेंज होती रहे, परिवर्तित होती रहे, ठीक है, या तो होगी उसकी गति त्वरित, या फिर आप उसकी गति बोल सकते हैं दौलनी, ऑसिलेटिंग। और दौलनी गति भी एक तरीके की त्वरित गति है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर आवेश त्वरित होता है अथवा दौलनी होता है तो फिर ये बात ध्यान में रखना, वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्पन्न करेगा। किसको? विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक है, इनको भी उत्पन्न करेगा। 1 2 3, और अपना तीसरा वाला पॉइंट है, तो अगर एग्जाम में कभी आ जाता है कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जाता है या फिर इनका स्रोत क्या है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई त्वरित आवेश अथवा कोई दौलनी आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, प्रत्यावर्ती धारा लास्ट टाइम अपने पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था प्रत्यावर्ती के लिए, टिंग डिंग 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 बनाया था। यहाँ पर धारा जो है वह दौलनी है, अर्थात आवेश दौलनी था, इसलिए धारा दौलनी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा भी क्या कर सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर सकती है। बात समझ में आई रे देवताओं? दिमाग में रहेगा। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, कोई भी त्वरित आवेश या फिर कोई भी दौलनी आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आया? डन है? चलो फिर एक मिनट, फिर इसके बाद में बच्चों थोड़ा सा और समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगे नाम से पता चल रहा है विद्युत भी है और चुंबकीय भी है। इसका मतलब क्या है? इनके पास में विद्युत क्षेत्र भी होता है, इनके पास में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। वापस से, ऐसी तरंगे जिनके पास में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं और दोनों कंपन करते रहते हैं। कंपन तो समझते हो ना, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू, समझ रहे हो? ठीक है, कुछ ऐसा दोलन करते रहते हैं या कंपन करते रहते हैं। पेंडुलम तो तुम्हें जानते हो ना, पेंडुलम। तो पेंडुलम की तरह वो कंपन करते रहते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और कैसे कंपन कर रहे हैं उसका डायग्राम देखो मैंने ऊपर बना रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम मैंने ऊपर बना रखा है। ये देखो ऊपर वाला ब्लू वाला, देखो इस वाले डायग्राम में ब्लू देखो, ब्लू अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है डायग्राम में, अगले ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लू से इस वाले में, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि देखो ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ये चीज। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये विद्युत क्षेत्र जो है वो कंपन कर रहा है। ऐसे ही अगर आप चुंबकीय क्षेत्र देखो तो चुंबकीय क्षेत्र भी कंपन कर रहा है, लेकिन ऐसे विद्युत क्षेत्र कैसा देखना, एक बार मेरी तरफ देख लो देवताओं, ऊपर नीचे ऐसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये तो कंपन था किसका? विद्युत क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरीके का। समझ रहे हो? तरीके से देखो डायग्राम को, आपको पता चलेगा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। और अगर आप तरंग संचरण को देखो, ये तरंग संचरण की दिशा देखो, इधर तीर का निशान देखो इस तरफ, अगर आप तरंग संचरण की दिशा देखेंगे तो हम एक चीज के ऊपर गौर कर सकते हैं, क्या भाई? कि ये तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन, तीनों एक दूसरे के लंबवत है देवताओं, तीनों लंबवत है। देखो इस चीज को, ये कुछ ऐसा है, एक मिनट के लिए देखना, ये तीनों अंगुलियां है ना, इनको गौर करो, अंगूठा ऊपर, आपको पता है ना, राइट हैंड रूल लगा लो एक बार के लिए, आप समझो इस चीज को, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं? अरे कोई सा भी रूल लगाओ, कुल मिलाकर के तीनों अंगुलियां जो है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, कहने की बात ये है। तो ये वाली अंगुली
अगर आगे की ओर जा रही है, मतलब तरंग संचरण को प्रदर्शित कर रही है, किसको प्रदर्शित कर रही है, तरंग संचरण को प्रदर्शित कर रही है, तो ये जो अंगूठा है ना बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र का कंपन प्रदर्शित करेगा, और ये जो मध्यमा है वह चुंबकीय क्षेत्र के कंपन को प्रदर्शित करेगी। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वास्तविकता में वे तरंगे हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन जो है वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं एवं तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पारस्परिक लंबवत होते हैं। चलिए फिर इसके बाद में अगर आप ये भी गौर करें तो गौर करना, जिस पर्टिकुलर टाइम पे, ये इधर डायग्राम में देखना, जिस पर्टिकुलर टाइम पे विद्युत क्षेत्र अपना मैक्सिमम टच कर रहा था उसी पर्टिकुलर टाइम पे चुंबकीय क्षेत्र भी अपना मैक्सिमम टच करेगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र शून्य है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य है। गौर करो, हर बार सारे के सारे मिलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी की कला अलग अलग होगी या फिर समान होगी। बताओ रे, कला के बारे में डिस्कस किया लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने, है ना। इससे ये प्रदर्शित होता है कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के जो ये कंपन है इनकी कलाएं समान हैं, इनकी आवृत्ति भी समान है, इनकी तरंगदैर्घ्य भी समान है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, एक ही टाइम पे ऊपर मैक्सिमम को टच करती हैं और एक ही टाइम पे ये मिनिमम को भी टच कर रही होंगी, ठीक है, या एक ही टाइम पे ये शून्य भी हो रही होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपनों की कला समान होती है, इनकी आवृत्ति समान होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य समान होती है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। देखो मैंने ज़्यादा इतनी रामायण नहीं बताई है। उत्पन्न किससे हुए, दोलनीय आवेशों से या त्वरित आवेशों से। फिर हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। फिर हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो कलाएं हैं वो समान हैं, आवृत्ति समान है, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा पॉइंट है ये। अगर आप इस चीज़ को समझें, प्रकाश को समझें, तो प्रकाश जो है वो सूर्य से होता हुआ पृथ्वी तक आता है, और आप देखेंगे कि बीच में है ना माध्यम नहीं है। पृथ्वी के आसपास में तो माध्यम है ना, पृथ्वी के आसपास में तो माध्यम है, लेकिन सूर्य के आसपास में माध्यम नहीं है। ये बात ध्यान रखना, उसके आसपास में निर्वात है बच्चों, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश जो है वह माध्यम में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी। प्रकाश जो है वह माध्यम में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी। मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि प्रकाश को वास्तविकता में माध्यम की जरूरत है नहीं, है ना। चाहे माध्यम हो तो भी ठीक है, वो जाएगा, माध्यम नहीं हो तो भी ठीक है, वो जाएगा आगे की ओर। मेरी बात को समझे। लेकिन अगर आपने प्रकाश को और भी अच्छे से पढ़ा है तो एक चीज़ और आपको पता होगी, निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग बच्चों c होता है, और कितना, 3 × 10⁸। और आप सभी को पता है कि ये वेग वास्तविकता में अभी तक प्राप्त सबसे अधिकतम वेग है। इससे ज़्यादा किसी का भी वेग प्रूव्ड नहीं हुआ है, हो सकता है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है, अभी तक का मैक्सिमम वेग यही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, प्रकाश जो है वो निर्वात में जो है अधिकतम वेग से चलता है, लेकिन अगर माध्यम की बात आ जाए तो माध्यम में उसका वेग घट जाता है। 10वीं का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माध्यम में प्रकाश का वेग c/, अपवर्तनांक। 10वीं में आप अपवर्तनांक को म्यू लिखा करते थे, आप इसी चीज़ को 12th के अंदर n लिखोगे, अपवर्तनांक को क्या लिखोगे, n लिखोगे। जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना प्रकाश वाला, उसमें अपन ने n ही लिखा है अपवर्तनांक को, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, ठीक है, जबकि निर्वात में इसका वेग जो होता है वह सर्वाधिक होता है। और कितना होता है, इतना। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर प्रकाश के वेग को ज्ञात करने का, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए, ठीक है। ये बात दिमाग में रहेगा। चलो गुड। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, एक चीज़ और है। अगर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की तो हमें ये पता चलता है कि इनके पास में विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। बताओ, यही तो डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारूं, जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया, इधर ये प्लस की प्लेट मान लो, है ना, और इस तरफ माइनस की प्लेट मान लो।
तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्लस से माइनस की ओर। ये तो सभी को पता है। अरे पता है, नहीं पता है देवताओं, पता है ना रे? हाँ इंद्र राजा, पता है। चलो, ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें से अपन ने किसको गुजारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऐसा गुजारा। तो हमें प्रैक्टिकल से ये पता चलता है बच्चों कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये ऐसी की ऐसी गुजर जाती हैं बिना विचलित हुए, सीधी आई सीधी गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनके पास में कोई आवेश नहीं होता बच्चों। अगर आवेश होता तो ये विचलित होती। क्यों विचलित होती, विद्युत क्षेत्र F = QE वाला बल लगाता है और अगर किसी के पास में भी आवेश है तो उसके ऊपर इतना बल तो लगेगा ही लगेगा विद्युत क्षेत्र में रखते ही। इनके पास में बच्चों आवेश होता ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। उदासीन तरंगे होती हैं, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वे सारी उदासीन होती हैं, अर्थात उनके पास में आवेश का मान शून्य है। और अगर आवेश का मान शून्य है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल भी जीरो। बात समझ में आई? ऐसा ही अगर मैं इन्हीं तरंगों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारता तो भी बल जीरो आता। अरे आता नहीं आता, बताओ क्यों? कोई कारण बता सकता है तुम में से? कोई बताओ कि क्या रीज़न है कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर भी चुंबकीय क्षेत्र इन पे बल नहीं लगा पाता, या फिर ये चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती? बता सकता है तुम में से कोई? बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में बताओ। है बताऊँ रीज़न? लॉरेंज बल पढ़ा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल पढ़ा है, नहीं पढ़ा? F = QV × B या QVB sin थीटा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? मैं बोल रहा हूँ आवेश है ही नहीं देवताओं। Q = 0, अगर Q = 0 तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल भी कितना होगा, 0 होगा। और अगर ये बल 0 है तो फिर क्या ये विचलित होगी? चांस ही नहीं है विचलित हो जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट कि वास्तविकता के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती हैं। यही कारण है कि ये ना तो चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती हैं ना ही विद्युत क्षेत्र से विचलित होती हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी पता है ना चैप्टर के तो अपना काम बैठ जाएगा बच्चों। और वैसे भी अपन को तो 4 ही लिखनी थी ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ 4 लिख ली नहीं लिख ली? 4 से ज़्यादा ही डिस्कस कर ली। हालांकि अभी मैं और बताऊँगा आपको, लेकिन कम से कम पे ये 4 तो पता चल गई ना। ऊपर ऊपर का तो काम हो गया अपना, 1 या 2 नंबर का काम तो सेट है। एग्जाम में वैसे भी 2 नंबर से ज़्यादा बड़ा सवाल आएगा नहीं इससे। ठीक है, चलो तो अब एक बार के लिए लिखना चालू करते हैं, उसके बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ देखो भैया, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं गुण को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? गुण को। और सबसे पहला जो गुण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बताओ भाई कैसे उत्पत्ति हुई? तो हमने कहा बच्चों कि दौलनी अथवा कौन सा आवेश? त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो स्रोत ध्यान में रखना, दौलनीय आवेश है या फिर त्वरित आवेश है। ठीक है, ये बात है ना। आगे चलें। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती। प्रकाश का वेग कितना बच्चों? c। और c का वैसे मान आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं अब इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों जो हमें पता होना चाहिए। c = μ0ε0। ठीक है, μ0 क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। μ0 का मान कितना बच्चों? 4π × 10⁻⁻7 है ना। और ε0 क्या होता है?
8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, मैं सिर्फ अभी परिमाण लिख रहा हूँ कि इसका परिमाण कितना होता है। म्यू नॉट क्या बोलते हैं वैसे, म्यू नॉट को किसी को पता है? हाँ, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता हम कह सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात या मुक्त आवेश की विद्युतशीलता होती है, ध्यान में रखिएगा। चलो, तो ये प्रकाश का वेग है और इसका मान कितना आता है मान रखने पर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये वेग जो है वह अधिकतम है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों ईएम वेव का वेग निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। निर्वात की तुलना में कम होता है। अरे मेरे साथ में उतार रहे हो नहीं उतार रहे हो देवताओं? हैं? चलो, अब ये थोड़ा सा समझो कितना कम होता है। अब ये सिंपल सा है। देखो, जब भी अपन ने माध्यम की बात करी, इससे पुराने वाले हर एक चैप्टर में जब जब माध्यम आया है, म्यू नॉट के साथ में म्यू आर आया है, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर आया है। आया है नहीं आया है? आया है ना देवताओं? चलो, तो अगर अपन ऐसा काम करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चल जानी चाहिए कि माध्यम में जो वेग है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनना चाहिए। क्या भैया? 1/μ0 और म्यू नॉट के साथ में म्यू आर। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर। ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए। और 10th आपने पढ़ी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला C/बाय अपवर्तनांक भी होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला भी डेराइव कर रहा हूँ इसी के साथ में। देखिएगा किस तरीके से काम करेंगे। चलिए, तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो इसे मैं शायद ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, देखो, मल्टीप्लाइड 1/μr एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू C/n। बताओ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? ये वाला तो समझ में आया कि इससे कैसे डिराइव हुआ? दोनों को अलग अलग कर लिया अपन ने, क्या फ़र्क पड़ता है, मैथमेटिक्स से तो की है। और ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, देखो एक बार के लिए 1/μ0 दिखाई दे रहा है। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? C। तो मैं इसकी जगह C लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा C/μr एप्सिलॉन आर। और वो किसके बराबर है? C/n, 10th वाले फॉर्मूला के बराबर है भैया। ठीक है, अब गौर करो, C से C की रामायण कैंसिल। तो बताओ n का, इससे आपको क्या प्रदर्शित चला? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का फॉर्मूला कहाँ से आता है बच्चों? यहाँ से आता है। पता चला क्या? ये माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। लिख देता हूँ मैं, अपवर्तनांक है ये। और अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है बताओ? देखें जल्दी से कमेंट में लिख करके बताओ। हाँ भाई युवराज, लिख करके बता। हाँ मनीष बताओ, देखें अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ये बताओ जल्दी से बताओ बच्चों कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? मात्रकहीन और विमाहीन। गुड, वेरी गुड। मात्रकहीन और विमाहीन होता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। क्योंकि अरे एप्सिलॉन आर और म्यू आर को गौर करो, ये खुद मात्रकहीन और विमाहीन है, तो फिर इनसे आने वाली राशि भी कैसी होगी? मात्रकहीन और विमाहीन होगी, सीधी सी बात है। तो ये क्लियर हुआ। चलो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है 4th पॉइंट। क्या भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक मिनट, तरंगों में विद्युत क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तथा
तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। अगर लंबवत हैं तो इसका मतलब ये है कि इन तरंगों की प्रकृति, आपने 11वीं में दो तरीके की तरंगे पढ़ी होंगी, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे हैं जिसमें तरंग संचरण की दिशा और ऊर्जा दोनों अगर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो इन तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या होती है प्रकृति, वो समझिए। अनुप्रस्थ प्रकृति वह प्रकृति है जिसके अंदर किसी भी तरंग, एक मिनट, हाँ, जिसके अंदर किसी भी तरंग में, जैसे तरंग आगे की ओर ऐसे जा रही है और माध्यम के कण ऐसा कंपन कर रहे हैं, मतलब तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन, तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन एक दूसरे के लंबवत होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति बोलते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वही तरंगे हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र है वह भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, अर्थात इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति है। ठीक है ये बात। चलिए फिर इसके आगे और क्या बताया था भैया, मैंने इनका ये फेज समान बताया था, कला समान बताई थी, है ना। ईएम तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की कला समान होती है। आवृत्ति समान होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर एक उदासीन भी बताया था, उदासीन होती है 6-1 विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकृति में क्या होती है, उदासीन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ये तरंगे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती। ठीक है, ये पता चला, ये सिंपल सा था पार्ट, है ना। चलो, तो ये थी वो बेसिक बातें जो आपको इन तरंगों के बारे में पता होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और है बच्चों, क्या भाई, इनके वेग की खास बात और है। निर्वात में इनका वेग जो था वो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 डिवाइडेड बाय B0 या ERMS डिवाइडेड बाय BRMS।
ये क्या चीज़ है? आप सभी को पता है इनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है नहीं होता। और विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। तो जब मैं विद्युत क्षेत्र को लिखता हूं तो विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर कंपन कर रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखता तो मैं लिखता इसको बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों की कला समान होनी चाहिए थी, इसलिए ओमेगा टी दोनों का समान है। ठीक है, ये आगे भी लिखा जाएगा, मैं अभी इसे सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि कंपन कर रही है तो कम से कम इतना तो इक्वेशन बनेगा। आगे जाकर के इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और लिखूंगा, लेकिन अभी तो इतना ही समझिए। तो आप देखेंगे कि ई नॉट और बी नॉट क्या है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। ठीक है, कंपन कर रहा है तो आयाम तो आपको पता है ना, अधिकतम मान को ही हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना देवताओं, तो वही है। और उनका अनुपात क्या कहलाता है? प्रकाश के वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग को प्रदर्शित करता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ देखो, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात निर्वात में प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है हमारी बुक में, है ना, और इवन एग्जाम में पूछे गए। ये वो फॉर्मूला है जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स पूछे गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 वो पॉइंट हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए। ठीक है, ये बात तो चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब ये वाले पॉइंट न्यूमेरिकल पर्पज से आ जाएगा बच्चों। हाँ देखो, अगर हम बात करते हैं कि क्या ये तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकती हैं, डेफिनेटली हाँ। इन तरंगों के पास में बच्चों मोमेंटम होता है, संवेग होता है, ऊर्जा होती है, एवं ये किसी वस्तु के ऊपर दाब भी आरोपित कर सकती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि उस दाब का मान बहुत कम होता है, उस प्रेशर का मान बहुत कम होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये दाब तो आरोपित कर सकती हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि 8वां पॉइंट, ये तरंगे ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करती, एवं कोणीय संवेग का भी स्थानांतरण कर सकती है, एवं कोणीय संवेग का भी स्थानांतरण कर सकती है। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना। अब कितना संवेग हो सकता है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, चलो बताता हूँ आपको। आपने कभी आइंस्टीन का E=mc² वाला फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा ही होगा, ये तो सबसे कॉमन फॉर्मूला है बच्चों, है ना। आइंस्टीन का प्रकाश एवं द्रव्यमान संबंधी समीकरण है ना, ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है, सॉरी प्रकाश कैसे बोल गया, ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है। ठीक, इस समीकरण को अगर हम तरीके से देखते हैं तो E का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, mc × c
व्हाट इज mc? द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग को प्रदर्शित करता है, तो E इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है P इंटू सी। तो फिर संवेग का फॉर्मूला हो गया E डिवाइडेड बाय C, जहाँ E ऊर्जा है, जहाँ E क्या है, ऊर्जा है, ध्यान में रखना। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर इस चैप्टर में इस ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है U से, तो फिर संवेग का फॉर्मूला यहाँ पे U डिवाइडेड बाय C है। आप इस संवेग को E बाई सी भी लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए E भी ऊर्जा है और U भी ऊर्जा है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पर समझना देवताओं, स्थानांतरित संवेग, स्थानांतरित संवेग का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने बोला संवेग का फॉर्मूले दो हो सकते हैं, एक तो होगा P इज इक्वल्स टू U डिवाइडेड बाय C। ये कब? ये तब जब जिस सतह पर ये गिर रहा है, प्रकाश या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग जिस सतह पर आ रही है, वो सतह जो है इसे पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, मतलब सतह जो है वह अवशोषक है। ठीक, तो हम बोलेंगे यदि सतह क्या हो, पूर्णतः अवशोषक हो। ठीक है, और अगर सतह, स्थानांतरित संवेग का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला अगर सतह जो है वह परावर्तक हो, परावर्तक हो मतलब ये आई EM वेव और इस सतह ने उसे 100% क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया है, 100% परावर्तन हो रहा हो। ठीक, उस केस में U बाई सी मोमेंटम आया और U बाई सी ही मोमेंटम वापस भी चला गया, जितना आया उतना ही जाता रहा। ठीक है, ये बात हम बोल रहे हैं। तो अगर आता हुआ मोमेंटम में प्लस का लिखूं तो जाता हुआ मोमेंटम माइनस का लिखूंगा। अरे भैया सदिश राशि है, दिशा चेंज हो गई तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला प्रारंभिक संवेग U बाई सी माइनस अंतिम संवेग माइनस का U बाई सी। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो उस केस में संवेग का मान हो जाएगा 2U डिवाइडेड बाई सी। और ये वाला संवेग कब था, जब सतह पूर्णतः क्या हो, परावर्तक हो। ठीक है, जब सतह पूर्णतः क्या हो, परावर्तक हो, तब ये काम था। ठीक है, ये बात समझ में आया ये? चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये रामायण आपको भी समझ में आई होगी। अभी इसमें बहुत कुछ है, अभी इस पर बहुत कुछ है, अभी मैंने पॉइंटिंग सदिश और ये चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, बहुत कुछ है। चलो आज एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, 10वां पॉइंट, इसके बाद में डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो थ्योरी आप बोलोगे सर इतनी ज़्यादा थ्योरी कौन करवाता है। चलिए 10th पॉइंट, क्या भाई, इस पॉइंट की शुरुआत में मैंने बोला था कि जो गुण आप प्रकाश के लिए पढ़ते हैं वो सारे के सारे गुण जो हैं आप विद्युत चुंबकीय तरंगों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रकाश का बच्चों परावर्तन होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन होता है। और आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, प्रकाश का डिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है ना। ये सारी चीज़ें EM वेव के साथ में भी पॉसिबल हैं, ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि EM तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करती हैं, पालन करती हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। इनका परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन
और इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस का हिंदी वर्ड देखना पड़ेगा बच्चों। है ना, इंटरफेरेंस संभव है, संभव है। और इंटरफेरेंस का मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो है व्यतिकरण बच्चों, और ये बिल्कुल सही है, व्यतिकरण ही बोलते हैं इंटरफेरेंस को। ठीक है, आवाज़ आई अलग से। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेसिक बेसिक सी समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत बेसिक सा पॉइंट है, 4 पॉइंट तो आपको दिमाग में रखने ही है। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने बताया अब तक का, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बैठेगा, ये सी वाला फार्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। ये इसके ऊपर आपकी बुक में एग्जाम्पल है, P = U/C के ऊपर आपकी बुक में एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो एग्जाम के अंदर आता है, मैंने आज तक अभी तक देखा भी नहीं है सही बताऊं तो। ये जो फॉर्मूला मैं सी वाला बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार आया है क्वेश्चन। आप देखेंगे प्रीवियस 6 या 7 सालों के पेपर देख लो, आपको पता चलेगा 3 या 4 बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, और मेरे साथ में आपने नोट्स भी उतार लिए होंगे। ठीक है, नहीं उतारे तो मैं फिर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, और रिवाइज करते रहें चीज़ों को।